हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 24 अगस्त 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहे। दोस्तों, आज हम 4 आर्टिकल की बात करेंगे। पहला रिव्यूइंग रिमिशन, सेकंड आर्टिकल स्पोर्टिंग ट्रबल, उसके बाद हम देखेंगे द केस ऑफ द मिसिंग साइंटिफिक इंडियन और लास्ट में हम बात करेंगे द इंप्लीकेशन ऑफ द 5G रोल आउट फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। चलिए वन बाय वन चारों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का पहला आर्टिकल है रिव्यूइंग रिमिशन। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है, ये देखिए, ये अभी जो लाइव लॉ के सौजन्य से ये चित्र हम देख सकते हैं, जिसमें टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा, ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटा दिया, जिस पे ये चैलेंज कर रही हैं। जो अभी बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार द्वारा 11 अभियुक्तों की सजा माफी कर दी गई है। इसमें जो 11 अभियुक्त थे, ये इनको उम्र कैद की सजा ये झेल रहे थे जब इन्होंने 2002 में बिल्किस बानो इनका गैंगरेप किया था। अब उस वक्त बिल्किस बानो बेसिकली 5 मंथ ये प्रेग्नेंट भी थी। इसके अलावा जो 11 अभियुक्त थे, उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने इनके परिवार के कई सदस्यों का मर्डर भी किया था। लगभग 7 सदस्य मारे गए थे, जिसमें इनकी उस वक्त 3 साल की बेटी भी थी। अब ऐसे में आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो पब्लिक स्पिरिटेड एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर गुजरात सरकार द्वारा जो सजा माफी की गई उसको चैलेंज जो किया है, वो काफी एक वेलकम्ड स्टेप है। इसको जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। अब इसमें यह भी बात कही जा रही है कि जो गुजरात सरकार द्वारा सजा माफी की गई थी, वो पहले से सुप्रीम कोर्ट के 2 जज इनकी बेंच द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया था, उसके आधार पर सजा माफी हुई है। इसके अलावा यह भी बात हो रही थी कि जब जो 1992 में यह मामला आता है, 2008 में सजा निर्धारण होता है, उस वक्त जो रिमिशन, जो सजा माफी के रूल थे, उसमें उस आधार पर जो इनकी सजा माफी हुई है, उस समय के रूल के आधार पर सजा माफ होती है। जबकि वर्तमान में ऐसा रूल है कि जो गंभीर आरोपी हैं, गंभीर जिन्होंने कृत्य किया है, इंक्लूडिंग जो चाहे वो मर्डर हो या रेप हो, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, इनकी सजा माफी जो राज्य सरकार है वो नहीं कर सकेगी। अब ये भी बात इसमें उठाई जा रही है आर्टिकल में कि पहली बात, जो राज्य सरकार है उसने केंद्र से कोई भी परामर्श नहीं लिया सजा माफी के समय में, जबकि सेक्शन 435 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में यह साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे मामले जो सीबीआई द्वारा जिनकी जांच चल रही होगी, ऐसे में सजा माफी के दौरान जो राज्य सरकार है उसको केंद्र से परामर्श करना मैंडेटरी, कंपलसरी रहेगा, जबकि ऐसा इस बार नहीं किया गया। इसके अलावा एक और अन्य सवाल उठाया गया है कि जो कमिटी बनाई गई थी जिसके आधार पर सजा माफी किया गया है, उसमें 2 जो मेंबर हैं वो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। अब ऐसे में जो पॉलिटिकल मेंबर है, इनका कमिटी में जो प्रेजेंस, वो बेसिकली जो पूरे डिसीजन इसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसमें यह भी बात कही जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब सुप्रीम कोर्ट को एक बेंच बनानी चाहिए, प्रॉपर बेंच बनानी चाहिए, जिसमें कि अब जो पूरी रिमिशन पॉलिसी है, सजा माफी की जो पूरा रूल है, इसको पुनः इसको देखना चाहिए। साथ में ये भी बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने संज्ञान में लेते हुए जो गंभीर अपराधी हैं, जिसमें मर्डर, रेप जैसी घटनाएं आती हैं, उसमें यह नियम बनाना चाहिए कि वर्तमान समय में जो भी रिलेटेड जो कानून चल रहे होंगे, वो इस श्रेणी के अपराधियों पर बैक डेट से लागू हो सकेंगे। इसके अलावा यह भी बात उठ रहा है कि गुजरात सरकार द्वारा सजा माफी देना यह कितना वैलिड है, जबकि जब ट्रायल हो रहा था, इस केस का जब ट्रायल हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ट्रायल है वो गुजरात से हटा के इम्पार्शियल ट्रायल हो सके, इसलिए ट्रायल को ट्रांसफर कर दिया गया था महाराष्ट्र में। अब ऐसे में गुजरात सरकार द्वारा सजा माफी कर देना और उसमें
तमाम सारे जो बिंदु आर्टिकल में उठाए गए हैं, देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसमें अपना निर्णय देगा। आगे आने वाले समय में रिव्यू, जो पूरी रिमिशन जो पॉलिसी है, सजा माफी की जो पॉलिसी है, इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल आज का जो है स्पोर्टिंग ट्रबल। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये इर्द गिर्द घूम रहा है जो भी फीफा द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको जो सस्पेंड कर दिया गया था, उसके मद्देनजर अभी इस हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन थे, इनके जो रोजमर्रा के जो कामकाज थे उसको ये देख रहा था, उसको टेम्परेरी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। और इसके अलावा जो डेली अफेयर उसको जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन इनको सौंप दिया गया है। बेसिकली जो फीफा ने सस्पेंड किया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, उसका ग्राउंड उन्होंने दिया था कि जो इनके एक अन्य पार्टी, जो थर्ड पार्टी द्वारा जो अनड्यू इंटरफेरेंस हो रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है और इसको रोकना होगा। और जब तक नहीं रोका जाएगा भारतीय फुटबॉल संघ फीफा से सस्पेंड रहेंगे। इसके अलावा ये भी बात थी जो फीफा द्वारा ये भी कहा गया था कि जो अमेंडमेंट करना होगा, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि फीफा द्वारा बनाया गया था, उसमें भी अमेंडमेंट की बात फीफा द्वारा उठाई गई थी कि ये भी जो भारतीय फुटबॉल संघ है इसको अपने में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा और जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको लिमिटेड करना होगा, जिससे कि सिर्फ जो स्टेट एसोसिएशन नॉमिनी है वो आ सके और साथ साथ में जो प्लेयर का रिप्रेजेंटेशन है नॉमिनेटेड मेंबर, वो एग्जीक्यूटिव कमिटी में नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर वो वहां पर हो सके। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि 1 पर्सन 1 पोस्ट का प्रिंसिपल, जिससे कि जो हितों का टकराव है उसको रोका जा सके। तो बहुत सारे सुधारों की बात फीफा ने उठाई है। अब इसी सुधारों की तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया, जिसमें कि जो कमिटी थी, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर COA, इस जो फीफा के जो रोजमर्रा के कार्यों को देख रही थी, इसको भी सस्पेंड करके रोजमर्रा के कार्यों को, माफ कीजिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF इनके रोजमर्रा कार्यों को इससे हटा के वापस इनके एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया गया है। अब ये देखना होगा कि कितने समय में, चूंकि फीफा द्वारा जितने भी बातें उठाई गई हैं जिनके तहत भारतीय फुटबॉल संघ को भी सस्पेंड किया गया है, तो देखना होगा कि फीफा अपना सस्पेंशन कैसे हटाता है। उसकी तरफ भारत द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा तमाम सारे कदम उठाए गए हैं। बट इसमें यह भी बात कही जा रही है कि इन सब के बीच में जो नुकसान होना था, छोटा ही सही बट नुकसान हो चुका है। नुकसान क्या था? जो वुमेन ऑफ जो गोकुलम केरला FC, इनको जो इनका पहला जो गेम खेलना था एशियन वुमेन क्लब चैंपियनशिप में, वो ये नहीं खेल पाए क्योंकि भारतीय फुटबॉल संघ पर बैन लग गया था। अब इसके अलावा ये भी है कि जो भारतीय जो ओलंपिक एसोसिएशन है ये भी रडार पे आ सकता है, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट, इसने भी जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, उनको भी उनके जो रोजमर्रा कार्य को एक कमेटी ऑफ एसोसिएशन बनाकर उसमें रख दिया गया। तो अब ये भी देखना होगा कि जो अन्य दूसरे जो खेल हैं वहाँ पर जो कमेटी बनाकर जो जितना भी उनको रखा गया है उसको भी अब एक स्वतः निर्णय लेते हुए क्या बाकी कमेटियों को भी हटाया जाएगा, क्या जो स्पोर्ट अथॉरिटी है जो जिस खेल से संबंधित है उन्हीं को ये अधिकार होगा कि वो अपने रोजमर्रा के कार्यों को खुद से वो वहाँ पर तय कर सके। साथ साथ में जो भी एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस होता है वो किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए, ये आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प बनेगा। दोस्तों अगले आर्टिकल में जो हम बात करने जा रहे हैं ये है द केस ऑफ द मिसिंग साइंटिफिक इंडियन। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि किस तरीके से ये देखा जा रहा है हाल फिलहाल के समय में जो साइंटिफिक टेम्पर है भारत में, जो समाज की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, उसमें किस तरीके से कमी देखने को मिल रहा है। और ये कमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में नहीं बल्कि इवन जो साइंटिस्ट हैं आज के,
उनमें भी कहीं ना कहीं इसकी भारी कमी देखने को मिल रही है। अब इसमें यह भी बात कही जा रही है कि कई बार जो लोग होते हैं और साथ साथ में जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो अपनाना चाहिए, वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए तार्किकता पूर्व जो वक्तव्य देना चाहिए, बातें करनी चाहिए, अपने रोजमर्रा के जीवन में किस तरीके से साइंटिफिक जो टेम्पर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि कई सारे क्षेत्रों में जहां भारत ने काफ़ी बेहतर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो काफ़ी उन्नति की है, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, फार्मास्यूटिकल की बात हो, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की बात हो, इसके अलावा न्यूक्लियर साइंस की बात हो, स्पेस साइंस की बात हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, सब जगह भारत ने काफ़ी उन्नति की है। पर आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो साइंटिफिक जो लिटरेसी है, वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण अपनाने की जो बात कही गई, वो एज अ सोसाइटी में अगर हम बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी सारी कमियाँ देखने को मिलती है। जबकि हमारे जो संविधान है उसका भी जो आर्टिकल 51A है, जो कि 42वें संशोधन से जोड़ा गया था, उसमें भी कहा गया है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की बात हमारा संविधान भी करता है। बावजूद इसके कई बार जो राज्य हैं, जो राज्य के जो लीडर्स हैं, वो साइंटिफिक टेम्पर को लैक करते हैं। अब इसमें आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही, चाहे वो 50-60 के दशक की बात कही जाती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो काफ़ी जो साइंटिस्ट साइंटिफिक टेम्पर और अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्नति पर वो काफ़ी जोर दिया करते थे, उस दौर से अगर वर्तमान दौर को कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर में ह्रास दिखने को मिलता है। अब इसमें यह भी बात कही जा रही है कि थोड़ा सा जो समस्या है, जो साइंटिस्ट आज के हैं उनमें भी समस्या देखने को मिल रही है, और जहां से वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एकेडमीज हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज हैं, कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है। अब इसमें जो पुष्पा भार्गव जी, जो काफ़ी मशहूर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट रह चुके हैं भारत के, उनका जो 2015 में एक पेपर उन्होंने द हिंदू में दिया था, जिसमें साइंटिस्ट विदाउट अ साइंटिफिक टेम्पर, उसमें उन्होंने ये बात कही गई थी कि हमारे देश की अगर बात करें तो यहाँ पर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोजीशन पर हैं, पर वो उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसकी कमी उन सब में देखने को मिलती है। और कई तो ऐसे हैं जो जैसे कि जो सुपरस्टिशन होते हैं, जिनसे जो विज्ञान के बिल्कुल इतर बात करते हैं, जादू टोना हो गया, पूजा पाठ इत्यादि, जो ऐसे भाव भंगिमा, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनका विज्ञान हमेशा से विरोध करता आया है, उस पर भी जो अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, कई साइंटिस्ट भी ऐसा पाया जाता है कि वो खुद अंधविश्वास, अंधभक्ति, इस पर उनका स्वयं का विश्वास जमा हुआ है। इन सब के अलावा 1994 में जो भार्गव जी थे, इन्होंने जो तीनों एमिनेंट भारत में जो साइंस एकेडमीज है वहाँ पर इस्तीफा दे दिया था, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और रीज़न इन्होंने क्या दिया था, अपना विरोध दर्ज कराते हुए कि जो भारत है वहाँ पर जो साइंस रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम है, विज्ञान का क्या उद्देश्य होना चाहिए। विज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए कि जो समाज है, समाज में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ढूंढने का जो काम है वो विज्ञान को करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो रहा था और इसके विरोध में भार्गव जी ने 1994 में इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा उन्होंने जो 2015 में उनका आर्टिकल जो छपा था उसमें यह भी बात कही थी कि भारत 1930 के बाद से भारत ने कोई भी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोड्यूस नहीं किया है विज्ञान के क्षेत्र में। और जिसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसकी कमी देखने को मिलती है। इस सब के अलावा जैसे कि हम बात करते हैं कि हम खेलों की जब बात करते हैं तो कोई खेल जब
उसके हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो वो तब प्रोग्रेस करता है जब एक एथलेटिक कल्चर प्रोग्रेस करता है, जब एथलेटिक कल्चर मजबूत होता है। जैसे हम अपने क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो भारत क्रिकेट में विश्व में बेहद मजबूत स्थान रखता है, क्योंकि भारत के अंदर क्रिकेट कल्चर काफ़ी मजबूत है। और उसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी मजबूत है। चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से खेल को इन सारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही विज्ञान को भी एक उचित सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ती है। वो आम मानस से भी, आम जनमानस से भी वो सपोर्ट चाहिए होता है, लीडरशिप से भी सपोर्ट चाहिए होता है, और जो खिलाड़ी, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनसे भी ऐसी अपेक्षा रखी जाती है। इन सब के अलावा आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही, बहुत साल पहले यूनाइटेड स्टेट में जो क्रिश्चियन रिवाइवलिस्ट ग्रुप था, बेसिकली जो वहाँ का जो धार्मिक ग्रुप था, वो ये चाहता था कि जो साइंस बात करता है, जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, उसके साथ साथ में वहाँ के कोर्सेज में ये भी रखा जाए जो क्रिश्चियन धर्म के अनुसार कि जो मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी, वो जो सृष्टि करता है उसके द्वारा हुआ। बेसिकली जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसकी बात हो रही थी कि उसको एक पैरेलल आइडियोलॉजी के रूप में करिकुलम में जो पढ़ाई होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, उसमें इंक्लूड कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा यूएस में नहीं होता है, और वहाँ पर यह भी बात कही जाती है कि यदि ऐसा हो जाता है तो जो पढ़ाई है, जो साइंस का जो करिकुलम होता है, उससे ये समझौता हो जाएगा, और जो ओवरऑल जो पब्लिक एजुकेशन होता है उसका स्तर गिर जाएगा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आज के समय में जितना विज्ञान का जो भूमिका है वो हमारे जनजीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में डिफरेंट स्फीयर, हर डायमेंशन की बात करते हैं तो विज्ञान का जो रोल है वो और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। पर जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो, उसके इतर हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर देना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि विज्ञान जीवन में गहराई से अपना असर छोड़ रहा है। विज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज में जो विभिन्न समस्याएं हैं उसका निजात हमको विज्ञान दे पाएगा। अब आगे ये भी बात कही गई है कि अभी कुछ समय पहले भारत की बात करते हैं तो जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसके करिकुलम में जो एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे लोग जो कई इम्पोर्टेंट पदों पर हैं, वो जब ऐसी बात करते हैं, चाहे वो जो काऊ एक्सक्रीटा है, गाय के गोबर के गुणों की बात करते हैं कि वो किस तरीके से वो मानव के लिए बेहतर है, इवन जो काऊ के यूरिन की बात करते हैं, गोमूत्र की बात करते हैं, उसके लाभों की बात करते हैं। और जब ऐसी बातें जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो करने लग जाते हैं, ऐसे लोग जो विभिन्न पदों पर बैठे हुए उनके द्वारा ऐसी बात कही जाती है, जबकि इन बातों का अभी तक कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ नहीं मिल पाया है, तो ये एक समस्या पैदा करता है, समस्या का विषय होता है। ऐसी बातों से जो विशेष पदों पर लोग बैठे हैं उनको बचना चाहिए। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है, कार्ल सेगन जो महान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा गया था विज्ञान जो होता है, विज्ञान एक सोचने का नजरिया होता है, वे ऑफ थिंकिंग होता है। सिर्फ एक ज्ञान को जान लेना, किसी ज्ञान के बारे में हम गहराई से जान जाए, वही विज्ञान नहीं है, अपितु विज्ञान हम किस तरीके से सोच रहे हैं वो स्वयं में विज्ञान हो जाता है। अब ये भी बात आर्टिकल में आगे कही जा रही है कि जैसे हमारा जो सोचने का नजरिया हो जाता है, हम उसमें कितना रैशनल है, कितने हम अपने सोच को लेकर तार्किक हो जाते हैं, हम अपने सोच में जब कोई डिसीजन मेकिंग हम करते हैं उसमें हम कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना देते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि चाहे हम फेक न्यूज़ हो, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, कोई जो सत्य है, जो गढ़े हुए सत्य होते हैं, उनको सही मान लेते हैं, जबकि बिना तार्किकता को कसौटी पर इन सभी चीज़ों को कसे हुए। अब ऐसे में जो इरेशनैलिटी होता है वो कोई नई चीज़ों को जन्म नहीं देता, बल्कि जो समाज है, जो विश्व है, उसको कई सारी जो समस्याएं हैं उनके गर्त में और ज़्यादा ढकेल देता है।
इन सबके अलावा आज का समय में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो फेक न्यूज़ हो गए, जो सोशल मीडिया हो गए, इन सब के माध्यम से जो ऐसे तथ्य जो कहीं से भी जो जिनका पुष्टि नहीं होता है, वो बहुत तेजी से त्वरित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाज में इनका प्रसार हो जाता है और लोग बिना तार्किकता की कसौटी पर इनको कसे हुए सत्य मान लेते हैं और समस्याओं का जन्म इन सबसे हो जाता है। इसमें आर्टिकल में ये भी बात आगे कही जा रही है कि बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम लिया जा रहा है, चाहे वो वेस्टर्न साइंटिस्ट की बात कही जाए, कार्ल सैगन, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन वेनबर्ग, स्टीफन जे गूल्ड, कार्लो रोवेली, रिचर्ड डॉकिंस, नील डी ग्रासे टाइसन एंड जिम अल खलीली। इसके अलावा भारतीय जो महान साइंटिस्ट हुए उनकी भी बात कही जा रही है, चाहे वो यशपाल हो, पुष्पा भार्गव हो, जयंत नार्लिकर हो। इन सब ने एक ही बात को हमेशा एक बात पर जोर दिया गया था कि जो सोचने का तरीका होना चाहिए, वो जो अभी तक विज्ञान द्वारा जो पुष्ट हो गए मार्ग है, जो लंबे समय तक जिनको विज्ञान ने अपनी कसौटियों पर, अपनी तार्किकताओं पर जो कस के उनको सही बताया है, उस तरीके से सभी को अपनी सोच को डेवलप करना चाहिए। इन सब के बाद में ये भी बात हो रही है कि जैसे कहा जाता है, जो अल्प ज्ञान बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है मनुष्य के लिए, तो बहुत से ऐसे लोग जो बहुत कम जानते हैं, और जो कम जानते हैं उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुद को अंदाज़ा लगा के खुद को उन चीज़ों का एक्सपर्ट मान लेते हैं और गलत अधकचरे ज्ञान को वो प्रसार कर देते हैं, जो समाज में बहुत सारी दुर्भावनाओं को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में हम एक तरफ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ पर हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो आने वाला जो समय है, वहाँ पर जो भारत का जो भविष्य है, उसका सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस तरीके से अपने समाज में जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको किस तरीके से उसको बढ़ावा देते हैं। और इन सब के अलावा जो साइंटिफिक लिटरेसी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक जो ज्ञान है, वैज्ञानिक साक्षरता है, उसको किस तरीके से हम समाज में बढ़ाकर भारत के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकेंगे। अगले आर्टिकल की जब हम बात करते हैं, अगला आर्टिकल है द इम्प्लीकेशन ऑफ द 5G रोल आउट फॉर अ लॉ इन्फोर्समेंट। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है, अभी जो भारत सरकार द्वारा 5G इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा चुकी है। इसके अलावा ऐसे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो 5G का जो लॉन्च होना था वो समय से पहले कर दिया जाएगा, और कई सारे रिपोर्ट ये भी बात कर रहे हैं कि 29 सितंबर जो भारत का जो मोबाइल कांग्रेस का जो समय रहेगा, उसी के दौरान उम्मीद ऐसी है कि जो भारत में 5G है इसकी शुरुआत हो जाए। अब ऐसे में पूरे आर्टिकल में ये बात कही जा रही है, जब 5G होंगे तो उनसे कुछ फ़ायदे, काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। बेसिकली आर्टिकल का जो फर्स्ट हाफ है वो इस बात पर फोकस ज़्यादा कर रहा है कि जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो बहुत सारी जो समस्याएं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस हैं, इन सब के सामने नई तरीके के जो चैलेंजेस आ जाएंगे। वो कौन कौन से चैलेंजेस हो जाएंगे? जो क्रिमिनल्स हैं उन सबको किस तरीके से 5G आने से उनको जो क्राइम है उनमें कैसे मदद मिल पाएगी, और बाद में ये भी बात कही जा रही है कि जो पुलिस हैं, जो दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको जो 5G है उससे किस तरीके से खुद को तैयार करना होगा, जो भविष्य में जो नए तरीके के अपराध होने वाले हैं उनसे वो डील कर सकें। अब इस पूरे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो जो नेटवर्क की स्पीड होती है वो बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इन सब के अलावा जो रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो तेज़ी से एक समय से एक जगह से दूसरे समय पे आसानी से बढ़ जाएगा। जो बैंडविड्थ है वो 5G का काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब इन सब से ये भी बात कही जा रही है कि जो पुलिस है उसमें कई सारे डिवाइस है, जैसे जो बॉडी कैम की बात करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऑटोमेटिक जहाँ पे जैसे कैमरा लग जाते हैं, ट्रैफिक पे कैमरा लग गए जो प्लेट को पढ़ लेते हैं, चालान आपको घर पे आ जाता है अगर उसका उल्लंघन होता है। इन सब में किस तरीके से इनकी गुणवत्ता में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। इसके अलावा चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो, ड्रोन से जो निगरानी रखी जाती है, CCTV की बात करते हैं,
उन सब के जो जो पिक्चर होते हैं उनकी गुणवत्ता की बात करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी की बात करते हैं, 5G से इन सब में किस तरीके से इनकी गुणवत्ता में लाभ मिलेगा, इस सब की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ में जो सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, जो रैपिड कम्युनिकेशन होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्था के, चाहे अंदर की बात करें या बाहर की बात करें, इसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड, पूरे ग्लोब की बात करें, वो एक दूसरे से और ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा त्वरित रूप से जुड़ सकेंगे। इन सब के अलावा ये आर्टिकल में आगे भी बात कही जा रही है कि अब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो 5G टेक्नोलॉजी के से जो भी लाभ मिलेंगे, इस लाभ का दोहन करने के लिए जो प्रॉपर इक्विपमेंट है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, वो उन तक मुहैया हो सके। अब इस सब के बाद में ये भी बात हो रही है कि ज़्यादातर आज के समय में जो पुलिस का जो पुलिसिया जो सिस्टम है वो आउटडेटेड है। क्रिमिनल एक कदम आगे रह रहे हैं, वो ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक को अपना रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर टूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा नए नए क्रिमिनल के पास है। पुलिस को भी अब फंड, चाहे वो फंड की बात हो या जितने भी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग फंड का हो गया, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजीज़ का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, सब में जो पुलिस है और जो दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन सबको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इस सब के बाद में ये भी बात हो रही है कि अभी तक क्या था, जो 4G जब था वो चूंकि हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी था 4G, तो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करना कंपैरेटिवली सरल था। पर जो 5G टेक्नोलॉजी जब अब यह आ जाएगा तो ये जो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड टेक्नोलॉजी है। अब जब सॉफ्टवेयर डिफाइंड डिजिटल जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तब ऐसे में इसको हैक करना पहले के मुकाबले क्रिमिनल को और ज़्यादा आसान हो सकेगा। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज साबित हो जाएगा। इन सब के अलावा जो 5G है, ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है वो इसमें अभी नहीं है। अब ऐसे में जो हैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इसको हैकिंग के लिए प्रोन बना देती है, आसान बना देती है। अगर इनक्रिप्शन होगा तो वहाँ पर सूचनाओं को हैक करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बट चूंकि इनक्रिप्शन नहीं है अभी, तो यहाँ पर एक ये समस्या देखने को मिल जाती है। इन सब के अलावा ये भी बात हो रहा है कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल ऐसा हो जो कहीं टावर को हैक कर ले जो पब्लिक बिल्डिंग पर हो, और वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, जो कहीं पर जो पब्लिक बिल्डिंग उसको हैक कर ले। उसके अलावा जो पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर जो टावर होता है उसको हैक करने के बाद जो प्राइवेट फ़ोन कॉल हो उसको वो इंटरसेप्ट कर ले, और साथ में फेक मैसेजेस होते हैं उसको वो फॉरवर्ड करने लग जाए, पर्सनल डेटा लोगों के ले ले। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि चाहे वो परचेजिंग हो, जो किसी के डेटा को हैक करके जो ऑनलाइन परचेज किए जाते हैं वो हो जाए। इन सब के अलावा अपनी लोकेशन छिपाने के लिए इस्तेमाल हो सके, अपने मूवमेंट को, और जो भी जैसे जो भी आतंकी घटनाएं होती हैं वहाँ पर जो जहाँ पे सरगना हो गए और जहाँ पर घटनाओं को वो अंजाम दिया जा रहा है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है इसमें और ज़्यादा मजबूती आएगी। क्रिमिनल्स की यहाँ पर बात हो रही है, त्वरित कम्युनिकेशन वो स्थापित कर सकेंगे, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने में उनको और ज़्यादा मदद मिल जाएगी। इस सब के अलावा ये भी बात हो रही है कि जो साइबर बुलिंग जैसी घटनाएं हैं उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा। और ये भी अंदेशा है, जिस तरीके से आज के समय में जो इंटरनेट ऑफ थिंग जैसी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर आश्रित हो जा रहे हैं, ऐसे भविष्य में ये भी आशंकाएं हो रही है कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल जो इंटरनेट ऑफ थिंग है इसको हैक कर लेता है, ऐसी जो डिवाइस जो इसका इस्तेमाल करते हैं उसको हैक कर लेता है, तो अपने क्राइम को अंजाम वो दे सकता है। चाहे वो जो इस IoT इस डिवाइस की, चाहे वो कार हो मान लीजिए, उसको हैक कर लेता है, उससे वो अपना जो भी घटना है आतंकी उसको अंजाम दे देता है। एक्सीडेंट हो गए या और तमाम सारी जो टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं, उस तरीके से उसको जो क्रिमिनल्स हैं वो 5G का इस्तेमाल करके जो क्राइम है उसमें जो उसकी रफ्तार है, साथ साथ में जो इंटेंसिटी है और जो नई तरीके के और
क्राइम है उसको भी वो अंजाम दे सकेंगे। अब लास्ट में ये भी बात कही जा रही है कि जो पुलिस है उसको ट्रेनिंग की जरूरत होगी कि वो जो 5G जो इनेबल क्राइम है, जो अभी तक जो क्राइम चल रहे थे उससे काफ़ी अलग तरीके के, नए तरीके के क्राइम भविष्य में देखने को मिलेंगे, उससे कैसे निपटना है, प्रॉपर ट्रेनिंग पुलिस को उसको चाहिए। इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि जो प्रॉपर प्रोग्राम होते हैं, चूंकि अब सॉफ्टवेयर आधारित ही अगर क्राइम बढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर आधारित ही उसका निदान भी होना चाहिए, उसकी बात कही जा रही है। इस सब के अलावा जो 5G क्राइम मॉनिटर टास्क की बात कही जा रही है, उसको जो जो मेजर के रूप में उसको किस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा करना चाहिए, इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा करना चाहिए। इन सब के अलावा जो 5G टेक्नोलॉजी का क्राइम जो करेंगे उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस पर रेगुलेशन किस तरीके से लगाया जा सके, साथ में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनकी कैसे मदद ली जा सकेगी, इस पर आगे बात कही जा रही है कि इस पे ये भी राय दिया जा रहा है कि जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनकी मदद भी पुलिस और जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके द्वारा लेकर जो भविष्य में होने वाले जो क्राइम है उस पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा सकेगा। अब इन सब के अलावा ये भी बात कही जा रही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर जो क्राइम होंगे उन्हीं का हमको ध्यान रखना है, बल्कि हमको ये भी ध्यान देना है जो प्राइवेट जो आम नागरिक है वो साइबर अटैक से कैसे बच सकता है, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको क्रिमिनल के हाथ में लगने से कैसे रोका जा सके, इसका भी ध्यान देना काफ़ी उचित होगा। बेसिकली जो 5G का आना एक गेम चेंजर साबित होगा, समाज के लिए गेम चेंजर साबित होगा, साथ ही साथ में चूंकि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं तो वो जितना बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं, अब ये भी देखना होगा कि उस बेनिफिट के अलावा जो बहुत सारी जो प्रश्न खड़ा हो सकता है, जो क्रिमिनल उसको किस तरीके से अपने इस्तेमाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बचने के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करेंगी। अब ये समय इसको दिलचस्प और ज़्यादा बनाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल जो 5G टेक्नोलॉजी जो भारत में आने के नज़दीक है और किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस से किस तरीके से निपटने को तैयार रखना है, इसके इर्द गिर्द पूरा आर्टिकल घूम रहा था। दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आर्टिकल पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।